ननंद की गोद भराई पर दो अमीर वर्सेस दो गरीब भाभी की ड्रेस कंपटीशन। अरे भाई शोभा, कहाँ छुपा के रखा है अपनी चांद का टुकड़ा चार बहुओं को? जरा हम भी तो मिले तुम्हारी दोनों नई बहुओं से। हाँ हाँ कांता, क्यों नहीं। चारों बहुएं अपने अपने कमरों में तैयार हो रही है, बस अभी नीचे आती ही होंगी। कांता मुस्कुराते हुए चाय का कप उठाती और चुस्की लेती है। तभी सीढ़ियों की तरफ से हील्स की तेज खटखट की आवाज गूंजती है। रश्मिका और रिया बहुत ही आधुनिक, स्टाइलिश और महंगी साड़ी पहने हुए नीचे आती हैं। दोनों के ब्लाउज पूरी तरह स्लीवलेस हैं। उन्होंने सिर पर कोई पल्ला नहीं ढका है। कलाई पर बड़ी और चमकीली घड़ी पहनी है और बिल्कुल मिनिमल मॉडर्न ज्वेलरी पहनी हुई है। भाई वाह, शोभा की बहुएं तो सच में बहुत ज्यादा आधुनिक और अप टू डेट हैं। इनके चलने का अंदाज और चेहरे का कॉन्फिडेंस देखो। इनके कपड़े भी कितने स्टाइलिश है। हाँ माधुरी, तुमने बिल्कुल सही कहा। ये खुद तो कितनी खूबसूरत है ही, और इनके कपड़े भी कितने स्टाइलिश हैं। रश्मिका और रिया मुस्कुराती हुई आगे बढ़ती हैं और औरतों के पास सोफे पर आराम से बैठ जाती हैं। नीता अपनी दोनों बड़ी भाभियों की चमक दमक को देखकर गर्व से भर जाती है और पास बैठी अपनी सहेलियों से बातें करने लगती है। देखा, मेरी दोनों भाभियां कितनी स्टाइलिश और मॉडर्न है। पूरे शहर की मॉडर्न सबसे औरतें इनके फैशन को फॉलो करते हैं। मुझे तो इनकी चॉइस और इनकी पसंद पर पूरा भरोसा है। ये तो सच है कि ये दोनों बहुत मॉडर्न है, लेकिन देखते हैं कि तुम्हारी दोनों छोटी बहू कैसी होंगी, जो बिल्कुल सीधे माहौल से आई है। तभी सीढ़ियों से गीत और सोनम पारंपरिक सूती साड़ी में नीचे उतरती हैं। दोनों ने लंबा घूंघट निकाला हुआ है। पैर जमीन पर बहुत धीरे पड़ रहे हैं और वो पूरी तरह गांव के सीधे साधे लिबास में दिखाई पड़ रही हैं। अरे देखो भाई, ये दोनों तो कितनी संस्कारी लग रही हैं। आजकल के जमाने में ऐसा लंबा घूंघट और इतनी सादगी तो देखने को भी नहीं मिलती। पूरा घूंघट डाला हुआ है। हाँ माधुरी, बिल्कुल सही कह रही हो। मैंने भी सुना है कि ये दोनों छोटी बहुएं गांव से है। इनमें एक अलग ही शालीनता साफ दिखाई दे रही है। नीता पास बैठी औरतों की बातें सुनकर मुंह सिकोड़ लेती है। शोभा भी उनकी बातें सुनती है और अपनी नाक चढ़ाते हुए अपनी सहेली कांता की तरफ मुड़ती है। हाँ कांता, ये तो मेरे पति की पसंद है, वरना मुझे तो गांव की लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है। उनके कपड़े पहनने का स्टाइल और उनके रहन सहन का तरीका हमेशा देहाती होता है। ये तो बिल्कुल भी मॉडर्न नहीं है। अब क्या बताऊं, मेरे ये दोनों जो बड़े भाई हैं ना, वो थोड़े कम पढ़े लिखे थे ना, तो उनको मॉडर्न और हाई फाई लड़कियां शहर में मिल नहीं रही थी। इसलिए मजबूरी में हमारे पापा गाँव की लड़कियां लेकर आए हैं। गीत और सोनम हॉल में किनारे खड़ी होकर ये सारी कड़वी बातें सुन लेती हैं। दोनों को ये सुनकर अंदर तक बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो अपने संस्कारों में बंधी कुछ नहीं बोल पाती। तभी कांता रश्मिका की तरफ मुड़ती है। बहू, तुम्हारी ये साड़ी कितनी स्टाइलिश लग रही है, कितनी सुंदर लग रही है। इस पर जो ये आधुनिक कट और पैटर्न बना है वो सचमुच बहुत अनोखा है। चाची जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये साड़ी मैंने शहर के सबसे बड़े और नामी बुटीक से स्पेशल ऑर्डर देकर खरीदी है। बहू, तुम्हारी साड़ी में ये जो वर्क किया हुआ है, ये सुंदर सुंदर मोती लगाए हुए हैं, ये इतना सुंदर। तुमने इतना अच्छा घूंघट डाला। घूंघट पे जो ये बॉर्डर लगी है, ये ऐसी साड़ी तो पूरे शहर के बाजार में कहीं मिलती नहीं है। शुक्रिया चाची जी। असल में ये बाजार की साड़ी नहीं है, हम दोनों ने इसे अपने हाथों से ही बनाया है। अच्छा, अपने हाथों से बनाया है? सचमुच तुम अपने हाथों से इतनी खूबसूरत डिजाइन्स और कारीगरी घर पर ही बना लेती हो? हाँ माँ जी, हम दोनों को सुई धागों का और कढ़ाई करने का बहुत शौक है, इसलिए जब भी खाली समय मिलता है तो थोड़ा बहुत ऐसे ही सिल लेते हैं। सोफे पर बैठी रागिनी काफी देर से गीत की आवाज और उसके हाथों की कला को बहुत ध्यान से देख और सुन रही थी। वो अचानक अपनी जगह से उठती है और गीत के करीब आकर, मैंने आपको कहीं देखा है। आपकी आवाज और आपका ये हुनर बहुत जाना पहचाना है। इससे पहले आप कहीं किसी बड़े शहर में डिजाइनर वगैरह का काम करते थे क्या? अरे रागिनी दीदी, आप भी क्या अजीब बातें कर रही है। मेरी ये भाभी तो गांव की है, वो भला डिजाइन कैसे बना सकती है? वो थोड़ा बहुत ऐसे ही घर में सिल लेती होंगी। आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। हाँ हाँ, हो सकता है कि शक्ल या आवाज मिलने की वजह से मुझसे कोई भूल हुई होगी। नहीं, मेरी आंखें इतनी आसानी से धोखा नहीं खा सकती है, और मैंने इसे पहले कहीं ना कहीं तो जरूर देखा है। घूंघट के अंदर गीत और सोनम का चेहरा डर और घबराहट के मारे पीला पड़ जाता है। वो डर के मारे अपनी उंगलियों को आपस में दबाने लगती है। हे भगवान, मैं तो चाहती ही नहीं हूँ कि इस नए शहर में हमें कोई भी पहचाने। जो सब कुछ अतीत में हमारे साथ हुआ, उसके बाद से तो हमें अपनी पहचान छुपा कर ही रखनी होगी। इस तरह संदेह और सस्पेंस के बीच मुंह दिखाई की रस्म पूरी तरह से खत्म हो जाती है। पड़ोस की औरतें एक एक करके विदा लेती हैं और देखते ही देखते शाम हो जाती है।
सास शोभा हॉल के बीच खड़ी होकर चारों बहुओं को हॉल में बुलाकर, बहुओं अब जाकर अपनी अपनी पहली रसोई की तैयारी कर लो, और हाँ, कुछ अच्छा बनाना, साथ में मीठा भी। चारों बहुएं एक साथ किचन की तरफ बढ़ती हैं। रश्मिका और रिया बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़कर काउंटर के पास जाती हैं और बिजली के उपकरण ऑन करते हुए, रिया, मैं इस बड़े एयर फ्रायर में एक वेस्टर्न डिश बना रही हूँ, तब तक तुम दूसरी तरफ कुछ और बना लो, मशीनों से काम बहुत जल्दी हो जाता है। गीत और सोनम किचन के दूसरे कोने में खड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक गैस स्टोव को चालू करने की कोशिश करती हैं, लेकिन टच पैनल और ऑटो इग्निशन होने के कारण उनसे वो चालू नहीं होता। वो बार बार नॉब घुमाती हैं पर गैस चालू नहीं होती। रिया और रश्मिका दोनों मिलकर गीत और सोनम की इस लाचारी पर जोर जोर से हंसने लग जाती हैं। तभी नीता भी वहां आकर, अरे भाभी, ये क्या, आप दोनों यहाँ सिर्फ खड़ी हो, कुछ बना नहीं रही हो? पहली रसोई का समय निकला जा रहा है और आपसे अभी तक चूल्हा भी नहीं जला। ननन जी, हम क्या करें, हमें तो ये बटन और बिजली की चीजें चलाना नहीं आता। हमने गांव में कभी ऐसी मशीनें देखी नहीं। ओहो, पता नहीं पापा ने क्या सोच के गांव की लड़कियां इस घर में ला दी। इनको तो कुछ भी नहीं आता। तुम दोनों इस घर के स्टेटस के हिसाब से बिल्कुल बेकार हो। नीता और दोनों बड़ी बहुएं मिलकर गीत और सोनम का बहुत मजाक उड़ाती हैं। दोनों गांव की बहुएं बहुत उदास हो जाती हैं और अपनी आंखें झुका लेती हैं। तभी सोनम की नजर किचन की खिड़की से बाहर आंगन के पिछले हिस्से की तरफ जाती है, जहां एक पुराना चूल्हा रखा है। वो दोनों तुरंत किचन से बाहर हॉल में आती हैं, जहां शोभा और बाकी लोग बैठे हैं। माँ जी, हम बाहर रसोई की खिड़की से देख रहे थे। वो बाहर जो मिट्टी का पुराना चूल्हा रखा है, वो चूल्हा किसका है? वो हमारी सास का है। लेकिन तुम दोनों उस टूटे फूटे चूल्हे के बारे में क्यों पूछ रही हो? अब इस मॉडर्न जमाने में हमारे इतने बड़े आलीशान घर में चूल्हा तो नहीं जलाओगी ना? माँ जी, हमको अंदर का वो गैस और मशीनें चलाना नहीं आता, तो हम सोच रहे हैं कि बाहर चूल्हे पर लकड़ियाँ जलाकर खाना बना लें, ताकि हमारी पहली रसोई की रस्म भी पूरी हो जाए। हाँ हाँ बहुओं, इसमें शर्माने की क्या बात है। बहुत दिनों के बाद आज चूल्हे का बना सौंधा खाना खाकर मेरा मन खुश हो जाएगा। शोभाई ने रोको मत। वहाँ पिछले हिस्से में एक कमरा भी है, वो बंद है। वहाँ पर पीतल और मिट्टी के बर्तन, पुराना सामान सुरक्षित रखा है, तो वो तुम साफ सफाई करके आराम से बना लो। ससुर जी की बात सुनकर गीत और सोनम बहुत खुश हो जाती हैं और तुरंत आंगन में जाकर उस बंद कमरे को खोलती हैं। वहां सचमुच दादी माँ की पुरानी रसोई का पूरा सेटअप है, जहां मिट्टी के बर्तन, कढ़ाई और सब कुछ साफ रखे हैं। दोनों गांव वाला टच देने के लिए मिट्टी के बर्तन में चूल्हे पर बहुत ही फुर्ती से दाल, चावल, सब्जियां, रोटी, हलवा बनाती हैं। और दूसरी तरफ रश्मिका, रिया मॉडर्न किचन में पास्ता, बर्गर, पिज्जा, मैक्रोनी और नूडल्स के साथ केक बनाती हैं। रात को सब डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं। गीत और सोनम मिट्टी के बर्तनों में खाना परोसती हैं। उन्हें खाकर महेश, वाह भाई वाह, कमाल कर दिया। आज इन छोटी बहुओं के खाने में वही स्वाद है जो सालों पहले मेरी माँ के हाथ के खाने में होता था भाई। थोड़ी देर के बाद रश्मिका और रिया अभी टेबल पर अपना बनाया खाना लगा देती हैं। सब लोग उसे भी चखते हैं। तब राजेश, सचमुच पापा, आपकी बात 100% सच है। चूल्हे पर बने खाने में ऐसा सौंधा स्वाद है जो कि सिर्फ मेरी दादी माँ के हाथों में था, जो आज दोबारा चखने को मिला है। वैसे ये खाना भी अच्छा है, लेकिन ऐसा खाना तो हम हमेशा ही खा लेते हैं। हाँ भाई, सचमुच मुझे भी बहुत पसंद आया। मिट्टी के बर्तन की खुशबू दाल और रोटियों में भी साफ आ रही है। तुम सब तो बस एक थाली खाना देखकर शुरू हो गए। ये गांव की है, इनको सब गांव का ही देहाती काम आता है, और हमको तो हमारी मॉडर्न बहू के हाथ का पास्ता और विदेशी खाना ही पसंद है। हाँ पापा, मम्मी सही कह रही है, मुझे भी मॉडर्न बहू के हाथ का बना पास्ता ही पसंद है। माँ, आप लोग कुछ भी कहें, लेकिन आज की बाजी तो हमारे गांव की बहुएं ही जीती हैं। हाँ भाई, मुझे भी ऐसा ही लगता है। ये चूल्हे का खाना तो सचमुच बहुत स्वादिष्ट है। रश्मिका, रमेश अपने पति और अपने देवरों के मुंह से गीत और सोनम की इतनी तारीफ सुनकर अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा जलकर बगल में बैठी रिया के कान में, ये दोनों हमसे खाना बनाने में बाजी ले गई तो क्या हुआ, लेकिन ड्रेस के मामले में तो हम दोनों से कभी भी बाजी ले जा नहीं सकती। हाँ दीदी, शहर का फैशन स्टाइल इन दोनों के बस का नहीं है। सभी लोग खाना खाकर अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह शोभा हॉल में आकर चारों बहुओं को पुकारती है। फिर, बेटा, मंदिर चलेंगे, चारों तैयार हो जाओ। आज कुल देवी की विशेष पूजा है, इसीलिए सब अपने सबसे अच्छे कपड़े निकाल कर पहन लो। चारों बहुएं अपने अपने कमरों में तैयार होने के लिए चली जाती हैं। गीत बहुत ही सादी और सिंपल साड़ी पहनती है, जिसके बॉर्डर पर उसने खुद ही सुंदर हाथ की कढ़ाई की हुई है,
उसका पति कमरे में आता है और गीत को देखकर, हे गीत, तुम इतनी सिंपल और इतनी सुंदर लग रही हो और तुम्हारा ये सर पर पल्ला, ये तो तुम्हारे सर पर बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे बादलों में छुपा चांद। शुक्रिया जी, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे इतना प्यार करने वाला और मेरी सादगी की कद्र करने वाला पति मिला। उधर ऋतिक के कमरे में सोनम भी पारंपरिक ढंग से तैयार होती है। उसका पति कमरे में आकर उसकी सुंदरता और शालीनता की सराहना करते हुए, सचमुच सोनम, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। इस घूंघट में तुम्हारा रूप और भी खिल जाता है। शुक्रिया जी, आपका साथ ही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। अब राजेश के कमरे का नजारा बिल्कुल इसके विपरीत और अलग है। रश्मिका अलमारी से एक वेस्टर्न डिजाइनर स्टाइलिश सा वन पीस निकालती है जिसमें एक शोल्डर नहीं है और एक ही शोल्डर की पट्टी है, और उसका पति कमरे में आता है और उसके छोटे कपड़ों को देखकर, अरे रश्मिका, ये तुमने कैसी ड्रेस पहनी है मंदिर जाने के लिए? मंदिर जैसी पवित्र जगह पर ऐसे कपड़े? हाँ, मैं तैयार हो गई। आप भी पुरानी सोच लेकर बैठ जाते हैं। देखो, मैंने स्टाइलिश स्कार्फ उठा लिया है और सर ढक लिया है। देखो, मैंने चुनरी भी ले ली। अब तो आपको कोई शिकायत नहीं है ना? अच्छा बाबा, ठीक है, चलो, अब तुमसे बहस में कौन जीते। चलो जल्दी नीचे चलो। दूसरे बेटे के कमरे में रिया भी एक बहुत ही शॉर्ट मॉडर्न वेस्टर्न ड्रेस पहनकर तैयार है। चारों बहुएं अपने अपने पतियों के साथ नीचे हॉल में आती हैं। रमेश जैसे ही गीत और सोनम को देखता है, खुश होते हुए, वाह भाई वाह, तुम दोनों बहुएं गांव वाली कितनी अच्छी और संस्कारी लग रही हो। तुम दोनों को देखकर मन तृप्त हो जाता है मेरा तो। आप तो बस जब देखो तब इनकी तारीफ करते हैं। जरा मेरी इन दोनों मॉडर्न बहुओं को देखिए, कितनी अच्छी लग रही है। हाई सोसाइटी के लोग इन्हें देखेंगे। हाँ मम्मी, रश्मिका भाभी और रिया भाभी का लुक एकदम बेस्ट है। इनके साथ चलने में हमारी प्रतिष्ठा बढ़ती है। सभी लोग घर के बाहर निकलकर गाड़ी में बैठते हैं और शहर के प्रसिद्ध मंदिर पहुंचते हैं। थोड़ी देर के बाद नीता की सास मोहिनी और बेटा रोहन वहां आ जाते हैं और नीता के मायके वालों से मिलते हैं। रोहिणी जैसे रश्मिका और रिया के छोटे कपड़ों और स्कार्फ को देखती है, वो मुंह सिकोड़ते हुए अपनी समधन से, हे भगवान समधन जी, ये तुम्हारी दोनों बहुएं कैसे कपड़े मंदिर पहनकर आई है? ये तो हमारी संस्कृति का अपमान है। फिर मोहिनी गीत और सोनम को देखती है। उनके लंबे घूंघट और शालीन कपड़ों को देखकर वो उनके पास आती है और स्नेह से सिर पर हाथ रखते हुए, अरे वाह, ये दोनों बहुएं कितनी संस्कारी है और इनकी ड्रेस भी कितनी अच्छी है। कितना सुंदर काम है। ऐसी साड़ियाँ तो आजकल के बाजार में देखने को भी नहीं मिलती। भगवान ऐसी बहुएं सबको दे। रश्मिका और रिया मोहिनी के मुंह से अपनी बुराई और गांव की बहुओं की इतनी बड़ी तारीफ सुनकर एक बार फिर जलकर एक दूसरे से बातें करते हुए, इन्हें क्या पता, हमारी मॉडर्न ड्रेस ही सबसे अच्छी और कीमती है। इन गवारों की पुरानी साड़ियों की तारीफ कर रही है। सब लोग मिलकर पूजा आरती करते हैं। पूजा के बाद सब लोग बाहर आते हैं, जहां नीता का पति रोहन रमेश से, पापा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरी प्रेग्नेंट पत्नी का इतना ध्यान रखने के लिए। फिलहाल तो हम इसे ले जा रहे हैं, जरूरत पड़ने पर फिर आपके यहाँ भेज देंगे। नीता की प्रेगनेंसी की खबर सुनकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं और नीता अपने ससुराल वालों के साथ चली जाती है। बाकी सब लोग भी गाड़ी में बैठकर घर आ जाते हैं। ऐसे कुछ दिन और बीत जाते हैं और एक दिन दोपहर के समय शोभा हॉल के सोफे पर बहुत उदास बैठी होती है। गीत और सोनम अपनी सास को उदास देखकर उनसे बात करते हुए, माँ जी, ये क्या आप इतनी उदास क्यों दिख रही हैं? सुबह से आपके चेहरे पर कोई रौनक नहीं है। बेटी चली गई ना, इतने दिन रहकर गई है तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। उसके बिना घर सूना लग रहा है। माँ जी, मैं समझ सकती हूँ, एक माँ का दिल बेटी के बिना नहीं लगता। तभी रश्मिका और रिया वहां आती हैं और गीत और सोनम को अपनी सास से बात करते हुए देखकर एक दूसरे से, देखा रिया, अच्छा मौका पाकर माँ को पटा रही है। सादगी का नाटक करके सबका दिल जीतना चाहती है। हाँ दीदी, तो फिर हम पीछे क्यों रहे? चलो हम भी माँ जी को पटाने की कोशिश करते हैं। रश्मिका और रिया शोभा के पास आती हैं और सोफे पर बैठते हुए, माँ जी, मैंने आपके लिए एक आइडिया सोचा है कि चलो हम आज शॉपिंग के लिए मॉल जाएंगे, तो आपका मन अच्छा लगेगा। शाम को सभी लोग आ जाएंगे, तब हम चलेंगे। शाम को चारों बहुएं तैयार होकर बाहर आती हैं। रश्मिका ने एक बहुत ही बोल्ड और स्कैन लॉन्ग वन पीस पहना है, जो साइड स्लिट वाला वन पीस है। तो वहीं रिया ने रेड शॉर्ट टॉप के साथ जीन्स पहनी है और गीत ने ब्लू कलर की मोतियों के बॉर्डर वाली साड़ी पहनी है। तो वहीं सोनम ने बड़े बड़े फ्लावर वाली प्रिंटेड साड़ी पहन रखी है और दोनों के सिर पर पल्ला है। उन्हें देखकर शोभा अपने पति से, देखिए जी, मेरी बहुओं में फर्क कितना है। कहाँ ये हमारी शहर की बहू है और कहाँ ये गांव की सादगी। शोभा अपनी मॉडर्न बहू का पक्ष लेती है और गीत सोनम को नीचा दिखाती है। फिर वो लोग कार में बैठकर बड़े मॉल जाते हैं और शॉपिंग करते हैं।
मॉल में शोभा की सहेली कांता मिल जाती है और शोभा की बहुओं को देखकर अरे भाई शोभा, तेरी दो बहू इतनी मॉडर्न है और दो इतनी ट्रेडिशनल। इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे पूरब और पश्चिम आपस में मिल गए हो। हाँ, इत्तेफाक ही कुछ ऐसा था कि हमें अलग अलग तरह की बहुएं घर में लानी पड़ी। वैसे तुम्हारी बेटी आने वाली थी ना, आ गई क्या? हाँ, दरअसल वो प्रेग्नेंट है ना, तो मुझे उसकी गोद भराई की रस्म करनी है, इसलिए वो आई हुई है और कुछ दिनों रुक कर जाएगी। बात करने के बाद कांता चली जाती है। तभी शोभा कुछ याद करते हुए अपनी बहुओं से, बहुओं, मेरी बेटी भी तो प्रेग्नेंट है, कुछ दिनों में वो घर आएगी, तो ऐसा करो तुम लोग उसके लिए कपड़े खरीद लो। अब चारों बहुएं अपने साथ साथ अपनी ननद के लिए भी कपड़े खरीदती हैं। रश्मिका और रिया एक वेस्टर्न और बहुत ही टाइट लॉन्ग वन पीस फिटिंग वाला खरीदती हैं और दूसरी तरफ गीत और सोनम एक सुंदर ढीला और आरामदायक कॉटन का पैंट कुर्ता और दुपट्टा खरीदती हैं। शॉपिंग करने के बाद सभी लोग घर आ जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन नीता अपनी माँ को फोन करके बातें करते हुए, माँ, यहाँ पर मेरी सास अकेली और पति काम से बाहर रहते हैं, तो यहाँ मेरी सेवा करने वाला कोई नहीं, इसलिए मैं आज शाम को ही वहाँ आ रही हूँ। ठीक है बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है, तो तू आजा, हम सब तेरा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। शाम को नीता घर आ जाती है। पूरा परिवार उसे देखकर खुश हो जाता है। रश्मिका और रिया फ्रिज से कोल्ड ड्रिंक निकालती हैं और चीज सैंडविच बनाती हैं और नीता को लाकर खिलाती हैं। उधर गीत और सोनम अपनी रसोई में सत्तू का शरबत, लस्सी और सूजी का हलवा बनाकर अनीता के लिए लाती हैं और उन्हें देखकर सैंडविच खाती हुई नीता, भाभी, मुझे तो ये वेस्टर्न खाना ही पसंद है, आप लोगों का सत्तू और ये हलवा मुझे पसंद नहीं है, और सैंडविच खाकर मेरा पेट भी भर गया है, तो आप इसे रहने ही दो। कोई बात नहीं बहू, तुम ये हम लोगों को खिला दो, हमें तो बहुत पसंद है ना। अब गीत और सोनम परिवार के बाकी लोगों को अपना बनाया हुआ हलवा और सत्तू का शरबत पिलाती हैं। अगले दिन रमेश सभी लोगों से, आज मेहरा जी के यहाँ पार्टी है भाई, तो सभी लोग तैयार हो जाओ, हमें शाम को पार्टी में जाना है। बस तो ठीक है, लेकिन मेरा पेट बड़ा हो गया है और मेरे पास कोई कपड़े भी नहीं है, क्या पहन कर जाऊंगी? अरे बेटा, इतनी चिंता क्यों करती है, तेरी भाभियां है ना, उन्होंने तेरे लिए कपड़े खरीदे हुए हैं, तो वो पहन लेना। अपनी सास की बात सुनकर चारों बहुएं अपने कमरे में जाती हैं और मॉल से लाए हुए कपड़े ननद के सामने रखते हुए, अनीता, तुम पर ये बहुत सुंदर लगेगी, बिल्कुल ट्रेंडी ड्रेस है ये। नहीं ननन जी, इस समय आपके शरीर को सूती और आरामदायक कपड़ों की ज़रूरत है। हमें ड्रेसेस और फैब्रिक की पूरी समझ है, इसीलिए आप मेरी मानिए तो ये कपड़े मत पहनिए। हम जो आपके लिए ड्रेस लाए हैं वो पहनिए, वो काफ़ी कंफर्टेबल है और सुंदर भी है। तुम्हें क्या समझ होगी कपड़ों की, तुम तो खुद हमेशा गांव के बोरिंग कपड़ों में रहती हो, हमें मत सिखाओ। खुद को इतना एडवांस भी नहीं समझना चाहिए। माना कि आप लोग मॉडर्न हैं, लेकिन हम भी किसी से कम नहीं है, और ननन जी के लिए लाए हुए हमारे कपड़े ही बेस्ट हैं। अच्छा ठीक है, आप लोग एक दूसरे को खुद से बेहतर बता रहे हैं तो ठीक है। आपको तो पता ही है कि हमारे घर का दस्तूर है कि ननन की पहली गोद भराई मायके में और भाभीियों के दिए हुए कपड़ों में ही होती है। फिर आप लोग मुझे गोद भराई पर अपनी अपनी ड्रेस देना, तब देख लेंगे कौन सबसे अच्छी ड्रेस देता है। ठीक है नीता, तुम देख लेना कि हमारी ही ड्रेस बेस्ट होगी। हमें पूरा विश्वास है कि हमारी ड्रेस देखकर आप दोनों का घमंड टूट जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें पार्टी में जाना है, हम लेट हो रहे हैं, अभी हम निकलें। अब नीता अंदर जाती है और अपनी मॉडर्न भाभीियों की दी हुई ड्रेस पहनकर बाहर आती है। फिर सभी लोग पार्टी में पहुंच जाते हैं। पार्टी में नीता की कुछ सहेलियां उसके पास आकर बातें करते हुए, नीता, तेरा 7वां महीना चल रहा है और तूने इतनी फिट ड्रेस पहन ली, तो अजीब लग रही है इसमें। जरूर ये ड्रेस तेरे दोनों मॉडर्न भाभीियों ने तुझे दी होगी। हाँ दी तो है, लेकिन तुझे कैसे पता? अरे बहुत सिंपल है नीता, तेरी मॉडर्न भाभियाँ खुद इतनी मॉडर्न है, इसलिए तुझे प्रेगनेंसी में भी ऐसे कपड़े पहना दिए। अगर तेरी संस्कारी भाभियाँ तुझे ड्रेस देती तो शायद वो तुझ पर और ज्यादा अच्छी लगती। नीता की सहेलियों की बातें सुनकर जहां रश्मिका और रिया का मुंह उतर जाता है, तो वहीं गीत और सोनम खुश हो जाती हैं। इस तरह उनके बीच एक बड़ा ड्रेस कंपटीशन शुरू हो जाता है। पार्टी के बाद सभी लोग घर आ जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन नीता अपनी भाभीियों से, चलो भाभी, मौसम अच्छा है, पार्क में घूमने चलते हैं। रश्मिका और रिया शॉर्ट वन पीस पहनती हैं और गीत सोनम पारंपरिक साड़ी पहनकर अपना सिर ढकती हैं और नीता गीत और सोनम का लाया हुआ कॉटन का पैंट कुर्ता पहनकर पार्क में घूमने जाती है। तभी पड़ोसन बिंदिया और रागिनी उसके पास आकर, अरे वाह नीता, तुम्हारी ये ड्रेस तो बहुत सुंदर लग रही है। हाँ सचमुच, प्रेगनेंसी में ऐसे कपड़े बहुत अच्छे और आरामदायक होते हैं। जरूर ये तुम्हारी गांव वाली भाभीियों ने तुम्हें दी होगी। हाँ उन्होंने दी है, लेकिन तुम्हें कैसे पता?
वो खुद इतनी संस्कारी है और उनके कपड़े इतने सुंदर होते हैं, उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि उन्हें अच्छी तरह समझ है कि कब कौन से कपड़े पहनना चाहिए। ये सुनकर पास खड़ी रश्मिका और रिया का मुंह उतर जाता है। तभी बिंदिया की नजर गीत और सोनम पर जाती है। अचानक बिंदिया को कुछ याद आता है और वो गीत से, अरे आप तो बहुत अच्छी डिजाइनर है ना, आप तो माहिरा बुटीक में काम करती थी, मैंने आपके बनाए कपड़े वहाँ देखे हैं और आपको भी कई बार वहाँ देखा है। नहीं नहीं बहन जी, आप किसी गलतफहमी का शिकार हुई हैं। मैं तो कभी किसी बुटीक में नहीं गई, मैं कोई डिजाइनर नहीं हूँ। अरे बिंदिया, तुम्हारी कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हो सकती है। मेरी ये भाभी तो इतनी देहाती गवार है, मतलब हमेशा घर में ही रहती है, भला इतने बड़े बुटीक की डिजाइनर कैसे होंगी? अच्छा, शायद शक्ल मिलने की वजह से हो सकता है। बिंदिया चली जाती है, लेकिन गीत और सोनम के मन में अपनी पहचान उजागर होने का खतरा गहरा जाता है। पार्क में घूमने के बाद सभी घर आ जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन शोभा अपनी चारों बहुओं से, अब गोद भराई की रस्म का समय आ गया है, सब तैयारियां करो बहुओं। आप चारों को अपना वादा याद है ना? देखेंगे कि मेरी गोद भराई पर आप गांव वाली ज्यादा अच्छी ड्रेस देती है या ये शहर वाली। ननन जी, आप बेफिक्र रहिए, मैं तो इतनी मॉडर्न और कीमती ड्रेस दूंगी कि सब देखते रह जाएंगे। हाँ, मुझे भी अपनी शहर वाली बहुओं से ही ज्यादा उम्मीदें हैं। अब भला ये गांव वाली क्या करेंगी, इन्हें फैशन का क्या पता। गीत और सोनम ये सुनकर चुप रहती हैं। चारों बहुएं अपने अपने स्तर पर गोद भराई की तैयारियां शुरू कर चुकी हैं। रश्मिका और रिया अपने पतियों से पैसे मांग लेती हैं। इधर गीत और सोनम परेशान होकर एक दूसरे से बात करते हुए, गीता दीदी, हमारे पास तो बाजार से महंगी ड्रेस खरीदने के पैसे नहीं हैं। अब हम इस कंपटीशन का क्या करेंगे? सोनम, तुम चिंता मत करो, हम दोनों को अपने जुगाड़ से काम चलाना पड़ेगा। हम अपने बचत के पैसों से अच्छा कपड़ा खरीदेंगे और हम घर पर ही मशीन से सिलाई करके सुंदर ड्रेस बनाएंगे। अब वो सभी लोग बाजार जाते हैं। गीत और सोनम अपनी पसंद से हल्दी, कुमकुम और ताजे फूल खरीदती हैं और फिर बाजार से ड्रेस बनाने के लिए कपड़ा, मोती, धागा और उसे सजाने के लिए कुछ और चीजें खरीदने लग जाती हैं। तो वहीं रश्मिका और रिया गोद भराई के लिए मॉडर्न लाइट्स और सुगंधित कैंडल्स खरीदती हैं। साथ ही एक बड़े बुटीक में जाकर डिजाइनर ड्रेस का ऑर्डर भी देती हैं। घर आकर रात में गीत और सोनम गीत के कमरे में सिलाई मशीन चलाकर बहुत ही ध्यान से कपड़े सिल रही होती हैं। तभी रश्मिका और रिया वहां जाकर उन्हें ताने मारते हुए, अच्छा, तुम खुद घर में बैठकर कपड़े सिल रही हो, दर्जी बनी हो? मैंने तो इतने बड़े डिजाइनर से ऑर्डर देकर कीमती ड्रेस बनवाया है। देखते हैं किसका गिफ्ट ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है ना रश्मिका दीदी, देखते हैं कि किसका गिफ्ट ननन जी को ज्यादा अच्छा और आरामदायक लगता है। हमसे ज्यादा अच्छा तुम्हारा गिफ्ट कभी हो ही नहीं सकता, ये तुम लिख के ले लो। शहर के फैशन के आगे तुम्हारे ये हाथ का सिला कपड़ा टिक नहीं पाएगा। ये तो कल आने वाला वक्त ही बताएगा रश्मिका दीदी, आप थोड़ा सा सब्र रखिए। गोद भराई का दिन आ जाता है। सुबह से सब तैयारियां चल रही होती हैं। मेहमान आने लगे हैं। तभी रश्मिका बहुत खुश होकर शोभा के पास जाती है। माँ जी, बहुत बड़ी खुशखबरी है। वो पूरे शहर की सबसे मशहूर और बड़ी डिजाइनर कश्मीरा जी हमारे यहाँ गोद भराई के फंक्शन में आने को तैयार हो गई हैं। मैंने उन्हें इनविटेशन भेजा था और बहुत रिक्वेस्ट की थी। कश्मीरा का नाम सुनते ही पास खड़ी गीत अचानक बुरी तरह से चौंक जाती है और उसके चेहरे पर डर आ जाता है। हे भगवान, अगर आज इस घर में कश्मीरा जी आ गई तो वो हम दोनों को एक पल में पहचान लेंगी और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती कि हमारा अतीत सबके सामने आए, लेकिन अब मैं क्या कर सकती हूँ। शाम को फंक्शन शुरू होता है। सारे मेहमान आ चुके थे। गीत और सोनम के पिताजी भी वहां मौजूद थे। इधर नीता की सास और पति भी पहुंच चुके थे। रश्मिका और रिया अपनी बनाई हुई ड्रेस लेकर नीता के कमरे में पहुंचती हैं और ड्रेस देते हुए, ये लो नीता, जल्दी से इस ड्रेस को पहन लो, ये तुम पर बहुत सुंदर लगेगी। नीता वॉशरूम में जाती है और ड्रेस चेंज करके आती है। फिर वो आईने में अपनी रेड साइड से फिट ड्रेस को देखकर दोनों भाभियों से, भाभी, मुझे इस ड्रेस में अपना पेट निकला हुआ दिख रहा है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है और मुझे जरा भी कंफर्ट नहीं लग रहा है। नीता परेशान होकर उदास बैठ जाती है। तभी गीत और सोनम उसके कमरे में आती हैं और अपनी बनाई हुई ड्रेस उसे देते हुए, ननन जी, जल्दी से हमारी बनाई हुई ये ड्रेस पहनकर तैयार हो जाओ, आप इसे पहनकर बहुत सुंदर लगोगी। वाह भाभी, इतनी सुंदर गाउन, इतनी प्यारी, इसका कपड़ा कितना सॉफ्ट है, आपने ये किस बड़े डिजाइनर से बनवाई है? हम दोनों ने ये खुद अपने हाथों से बनाई है ननन जी। अब आप पुरानी बातें छोड़िए और इसे जल्दी से पहन लो। नीता वो गाउन बहुत खुश होकर पहन लेती है और गीत उसका हल्का सा मेकअप कर देती है। जब वो सज धज कर नीचे हॉल में आती है तो उसकी शालीनता देखकर सब उसकी तारीफ करते हैं। अरे वाह, कितनी अच्छी और शालीन लग रही हो बेटी।
मेरी बहन आज सचमुच कितनी प्यारी और सुंदर लग रही है। माँ जी, पापा जी, मैंने झूले को ताज़े फूलों से संस्कारी रूप से सजवा दिया है। आप लोग चलिए, हम दोनों बहुएं बस अभी तैयार होकर आती हैं। थोड़ी देर के बाद चारों बहुएं तैयार होकर हॉल में आती हैं। रश्मिका और रिया रेड कलर का वन पीस पहनती हैं जो फिश कट है और नीचे से बहुत घेर वाला है। गीत और सोनम एक बहुत सुंदर पारंपरिक साड़ी पहनती हैं जिस पर मोतियों का बहुत बारीक काम है। गार्डन में मेहमान दोनों बहुओं को देखकर बातें करते हैं। गीता और सोनम कितनी संस्कारी और अच्छी लग रही है और रश्मिका और रिया कुछ ज्यादा ही मॉडर्न कपड़ों में है। नीता फूलों के झूले पर बैठती है। उसकी गोद भराई की रस्म होती है। सब पैसे और फल उसकी झोली में रखते हैं। दोनों भाभियां तिलक लगाती हैं और आरती उतारती हैं। तभी डिजाइनर कश्मीरा जी वहां आ जाती हैं, रश्मिका दौड़कर आगे आते हुए। कश्मीरा जी, आपका स्वागत है। मैंने ही आपको इनवाइट किया था। मैं आपकी डिजाइनिंग की बहुत बड़ी फैन हूँ और आपसे ही डिजाइनिंग सीखना चाहती हूँ। थैंक यू रश्मिका, लेकिन ये ड्रेस किसने बनाया है जो आपकी ननद ने पहना है? इसकी कटिंग और फिनिशिंग कितनी अद्भुत है। कितनी सुंदर ड्रेस बनाई है। मुझे ऐसा ही जीनियस डिज़ाइनर अपने बुटीक के लिए हायर करना है। अरे कश्मीरा जी, आप किसकी बात कर रही हैं? वो तो मेरी देवरानी गीता ने बनाई है। वो तो गांव की गवार है, उसको कुछ नहीं समझता। सुई धागे से घर में सिल दिया है। हो ही नहीं सकता कि कोई गवार ऐसा पीस बना दे। जिसने ये ड्रेस बनाया है वो ज़रूर कपड़ों की बहुत बड़ी एक्सपर्ट होगी और कोई जानी मानी डिज़ाइनर होगी। मुझे एक बार उससे मिला दो। सब लोग गीत को ढूंढने लगते हैं। गीत डर के मारे भीड़ में पर्दे के पीछे छिपी हुई थी। तभी रोहित ऋतिक देखते हैं गीत और सोनम पर्दे के पीछे छिप रही होती हैं। दोनों उनके पास जाते हैं और कहते हैं, अरे गीत, तुम यहाँ शर्मा कर पर्दे के पीछे क्यों छुपी हो? हाँ सोनम, चलो, कश्मीरा जी तुम्हें बुला रही हैं। हे भगवान, अब क्या होगा? वो तो हमें देखते ही सबके सामने पहचान लेगी। मेरा सच बाहर आ जाएगा। गीत और सोनम जैसे ही घूंघट हटाकर कश्मीरा जी के सामने आती हैं, कश्मीरा जी हैरान रह जाती हैं। अरे तुम गीता और सोनम, तुम यहाँ इस घर में? मैं तो देखते ही समझ गई थी कि ये नाजुक और खूबसूरत ड्रेस सिर्फ तुम दोनों ही डिजाइन कर सकती हो। और तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? मुझे उनसे बात करनी है। सब लोग हैरान हो जाते हैं। कश्मीरा जी इन्हें कैसे जानती है? तभी पीछे से गीत के बूढ़े पिता आगे आते हैं। मैं यही हूँ कश्मीरा मेम साहब, लेकिन प्लीज आप हमारी पुरानी कड़वी बातों को यहाँ दोबारा मत दोहराना। हम अपनी पहचान छुपा कर ही रहना चाहते हैं ताकि कोई हमें दोबारा चोर न समझे। नहीं बाबा जी, मुझसे जो बहुत बड़ी भूल और गलती हुई थी, मुझे उसकी माफ़ी तो आज सबके सामने मांगनी ही पड़ेगी, तभी मेरा प्रायश्चित होगा। कश्मीरा जी, आप ये सब क्या कह रही हैं? आखिर आप इन लोगों को कैसे जानती हैं और कौन सा राज? दरअसल ये दोनों मेरे बुटीक के लिए ड्रेस डिज़ाइन किया करती थी और फिर इनकी सप्लाई देने के लिए अपने पिता के साथ शहर में मेरे बुटीक आया करती थी। उनकी डिज़ाइन से मेरे बुटीक का नाम आसमान छू रहा था। लेकिन एक दिन जब ये लोग डिलीवरी देकर जा रहे थे तब मेरे मैनेजर ने इन पर झूठा चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया और उसने उनके पास से वो पैसे ढूंढ कर निकाल दिए जो मैनेजर ने छुपाए थे उनकी बातों में आकर। हाँ कश्मीरा जी, आपने मुझे चोर समझकर अपमानित करके काम से निकाल दिया था। तब से मैंने अपनी बेटियों से वादा किया था कि हम कभी भी ये काम नहीं करेंगे और किसी को अपनी पहचान भी नहीं बताएंगे ताकि कोई मुझे और मेरी बेटियों को चोर न समझे। हाँ बाबा जी, बाद में मैंने खुद अपने उस मैनेजर को किसी से फ़ोन पर बातें करते सुन लिया और ये पूरी तरह क्लियर हो गया कि असली चोर वही मैनेजर था। आप दोनों बिल्कुल बेकसूर थे। मैं आज इस पूरे समाज और आपके ससुराल वालों के सामने हाथ जोड़कर आपसे माफ़ी मांगती हूँ। इतनी बड़ी और अमीर डिजाइनर को गीत के हाथ जोड़कर माफी मांगते देख रश्मिका का सारा घमंड और अकड़ चूर चूर हो जाता है। लेकिन कश्मीरा जी, ये तो गांव की गवार है, ये इतनी बड़ी डिज़ाइनर कैसे हो सकती है? रश्मिका, तुम्हें पता नहीं है, ये कपड़ों की जादूगर है। ये बहुत बड़ी डिज़ाइनर है। मैं तुम दोनों को फिर से जॉब ऑफर करती हूँ और इस बार पहले से दुगनी पेमेंट पर। प्लीज़ बुटीक में वापस आ जाओ। कश्मीरा जी, आपने हमारे सिर से चोर का इल्ज़ाम हटाकर हमारी बेगुनाही साबित कर दी। हमारे लिए यही बहुत है। अब मुझे कोई जॉब नहीं चाहिए। मैं अपने ससुराल और परिवार में बहुत खुश हूँ। कश्मीरा जी गीत के संस्कारों को नमन करके चली जाती हैं। सास शोभा और ननद तुरंत रोते हुए गीत के पास आती हैं और उसे गले लगा लेती हैं। बहू, मुझे माफ़ कर दो। तुम इतनी बड़ी डिज़ाइनर हो, फिर भी तुमने कभी अपने हुनर का घमंड नहीं दिखाया और अपनी पहचान छुपा के रखी। तुम कितनी संस्कारी और अच्छी हो। मुझे अपनी सोच पर शर्म आ रही है। हमें भी माफ़ कर दो गीता और सोनम।
हम हमेशा अपने महंगे और मॉडर्न कपड़ों का घमंड करती रही और तुम्हें नीचा दिखाती रही, लेकिन फिर भी तुमने कभी हमारा बुरा नहीं चाहा। हमें तुमसे बहुत कुछ सीखना है। असली फैशन कपड़ों में नहीं, हुनर में होता है। कोई बात नहीं रश्मिका दीदी, रिया दीदी, आप तो हमारी बड़ी बहन जैसी हैं, माफी मत मांगिए। गीत की ये उदार बात सुनकर पूरा परिवार खुश हो जाता है। रश्मिका और रिया का घमंड हमेशा के लिए खत्म हो जाता है और चारों बहुओं में अटूट प्यार हो जाता है। सब लोग हंसते मुस्कुराते हुए नीता की गोद भराई की रस्म पूरी करते हैं और डाइनिंग टेबल पर बैठकर गीत के बनाए ठंडे और देसी पकवानों का आनंद लेते हैं। इसी खुशनुमा माहौल के साथ कहानी का सुखद अंत हो जाता है। अंत हो जाता है। अंत हो जाता है।